उस समय मेरे पास फ़ोन भी नहीं था। मेरे पास पहली बार फ़ोन ग्रेजुएशन के समय में आया था, वो भी कीपैड। तो ये जो अभी यूट्यूब है, इनसे हमें पता चल जाता था कि आयोग में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। गाँव में रहने की वजह से मेरा उतना सोशल इंटरेक्शन नहीं था, और थोड़ा कभी-कभी मुझे इतना ज़्यादा डिमोटिवेशन फ़ील होता था कि मैं तो अपनी जो टेबल थी, उस पे बस सिर रख के बस बैठ जाती थी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विभांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हमारे साथ यूपी से 2022 की टॉपर दिव्या सिकरवार मैम है। मैम का सिलेक्शन एसडीएम की पोस्ट पर फर्स्ट रैंक के साथ हुआ है। तो आज के इस वीडियो में मैम की जर्नी के बारे में जानने के साथ साथ इन्होंने क्या स्ट्रेटजी अपनी फॉलो की थी। आप लोग काफ़ी दिनों से जो है कमेंट्स कर रहे थे कि मैम के साथ इंटरव्यू सेशन करने का, तो फाइनली आज जो है शेड्यूल हुआ है मैम के साथ वीडियो करने का। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा ताकि आप लोग को भी क्लियर जानकारी पूरी पता चल पाए। मैम, हमारे व्यूअर्स जो वीडियो देख रहे हैं, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। मैम, हम जानना चाहेंगे कि आपका बचपन से लेकर अभी तक का एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा, क्या पढ़ाई आपकी रही है। मैंने 12th अपने गांव के नज़दीक स्कूल से पूरी की है, और यूपी बोर्ड से थी मेरी 12th। और फिर उसके बाद मैंने बीएससी एमएससी किया था सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा से। वो मेरा इंग्लिश मीडियम में था। और फिर उसके बाद से मैं अपनी ये तैयारी कर रही थी सिविल सर्विस की। तैयारी के बारे में कैसे पता चला, क्योंकि आप तो ग्रामीण पृष्ठभूमि आपकी रही है, तो इसके बारे में मतलब आपको किसने आइडिया दिया ये एग्जाम होता है, इससे ये पोस्ट हमें मिलती है। इसकी जानकारी मुझे ग्रेजुएशन के समय में हुई थी। बाहर जाते थे तो, और न्यूज़पेपर भी तब थोड़ा पढ़ने लगे थे ठीक से, और फ्रेंड्स हैं सब लोग बताते थे, और ये थोड़ा यूट्यूब से ये डीएम एसडीएम ऐसे कार्य करते हैं। तब थोड़ा सा वो लगा था कि हाँ ऐसा भी कुछ है। तब पर उस टाइम इतना ध्यान नहीं दिया था। फिर उसके बाद मैंने पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन किया। फिर उसके बाद से मैंने जब करियर तलाशे कहाँ जाए, तो फिर ये भी अपना मतलब इंटरेस्ट था बचपन से, हिस्ट्री ये सब पढ़ने में अच्छा लगता था। और तब सिलेबस देखा, पैटर्न पहचाना, तब फिर इसकी तैयारी स्टार्ट की। मैम, जैसे शुरुआत में बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, जब अपना 9 10 या 11 12 कर रहे होते हैं, तो उनके सामने यूट्यूब पर कहीं ना कहीं एक वीडियो आता है जो देखते हैं कि ये डीएम होते हैं, एसडीएम होते हैं, उनसे मोटिवेट होते हैं। तो इसके अलावा यूट्यूब से आपको क्या क्या सीखने को मिला, क्या जानने को मिला इस तैयारी के विषय में। हाँ जी जी, 12th तक तो मुझे इसकी बिल्कुल जानकारी नहीं थी। जो इस क्षेत्र की, सिविल सर्विस क्षेत्र की, बिल्कुल भी नहीं। तो यूट्यूब, उस समय मेरे पास फ़ोन भी नहीं था। मेरे पास पहली बार फ़ोन ग्रेजुएशन के समय में आया था, वो भी कीपैड। तो फिर जब सेकंड ईयर थर्ड ईयर मेरे पास टच स्क्रीन वाला फ़ोन आया था, तभी से मैंने, जब यूट्यूब थोड़ा देखते हैं और बाहर जाने लगे थे पढ़ने के लिए, तो तभी से इसकी जानकारी मिली। तो पीसीएस का आपने अभी तक कितना अटेम्प्ट किया, क्या रही। मेरा ये तीसरा अटेम्प्ट था। मैंने 2020 का दिया था, 21 का, और ये 22 का। 22 का। तो इसके पहले क्या चीजें हुई थी मैम। 20 में मेरा मेंस नहीं हुआ था, क्योंकि मेरे क्वेश्चन छूट गए थे। हर पेपर में मेरे एक दो क्वेश्चन छूटे थे। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की थी मैंने ज़्यादा। 21 के लिए मैंने ये सब चीज़ें, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस खूब की, फिर से अपने नोट्स तैयार किए दोबारा से। तो मेरा उसमें फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था, और 2022 के में मुझे ये पहली रैंक हासिल हुई है। अच्छा, आपने एनालाइज किया होगा कि आपका पहले मेंस नहीं पाया, उसके बाद फाइनल इंटरव्यू होने के बाद आपका कुछ मार्क्स से रुक गया, तो क्या मतलब कमियां कहाँ पर आपको नजर आई जिसकी वजह से पहले नहीं हो पा रहा था और उसको आपने इम्प्रूव किया, डायरेक्ट आप फर्स्ट रैंक आपको मिली। जो 20 का मेंस था, उसमें मेरी मेन आंसर राइटिंग ही थी, क्योंकि हम जब मेन एग्जाम देते हैं तब 20 क्वेश्चन हमें पर क्वेश्चन 7 मिनट में करने पड़ते हैं। तो वही मैंने घर पे प्रैक्टिस नहीं की थी, मॉक टेस्ट नहीं लगाए थे, तो वही चीज़ें थी जो मैं वहाँ पर भी अपने पेपर कंप्लीट नहीं कर पाई। तो जब हम पेपर ही कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो सिलेक्शन मेंस क्वालिफाई होने के चांस तो ना ही है। तो यही कमी थी। फिर जब 2021 के लिए, क्योंकि मेरे नोट्स भी फिर मैंने अच्छी तरीके से और अपडेट किए, और अच्छी अपने ऑप्शनल के जो मेरे नोट्स थे, वो मैंने फिर से दोबारा बनाए, और आंसर राइटिंग बहुत की। पेपर लगाए जितने भी 2018 से आयोग कराता है, वो क्वेश्चन लिखे, टेस्ट सीरीज भी ली थी, उनको भी लिखा। तो इस वजह से मेरा वो मेंस था वो हो गया था क्लियर। पर वो इंटरव्यू वाले पार्ट पर मेरा कमज़ोर था, क्योंकि थोड़ा गांव में रहने की वजह से मेरा उतना सोशल इंटरेक्शन नहीं था, और थोड़ा मैं थोड़ा मुझे करती भी थी, जो एक होता है ज़्यादा किसी से बातचीत ना करना, वही। तो उसी वजह से मेरा वो इंटरव्यू ठीक नहीं हुआ था। इंटरव्यू जब मैं दे रही थी 2021 का, तब क्वेश्चन जो हमारे चेयर सर थे वो पूछ रहे, तो उससे मुझे नहीं आया, तो वो मुझे पे प्रेशर क्रिएट होता चला गया। फिर बाद में जितने भी सब मुझे क्वेश्चन पूछे, तो मुझ पे मतलब इजी इजी क्वेश्चन जो मुझे बाहर आके बिल्कुल आ रहे थे, वहां पर मैं उनको बस नो सर नो सर कह रही थी। तो इसी वजह से मेरा इंटरव्यू सही नहीं हो पाया था। तो इस वजह से, पर इस वाले में मैंने मेंस के लिए और ज़्यादा प्रैक्टिस की, अपनी आंसर राइटिंग सुधारी। जो भी चीज़ें हम करते हैं, जैसे अंडरलाइन करना, मैप्स यूज करना, डाटा स्कीम्स, चार्ट फ्लो डायग्राम, ये सब चीज़ें, तो उनसे मैंने अपना मीन्स ठीक किया।
और फिर मेंस होने के बाद से, क्योंकि जब तक मार्कशीट रिजल्ट आ गया था, मार्कशीट आ चुकी थी, तो मैं पता चल गया था कि मेरे इंटरव्यू में कम नंबर थे। तब मैं अपने घर पर ही मिरर प्रैक्टिस करना, इन सब से अपना इंटरव्यू की जो बोलने की प्रैक्टिस करती थी। और फिर जैसे ही मेंस का रिजल्ट आया था, उसके बाद से फिर मैंने और अच्छी तरीके से तैयारी करना, एक सर मैम का गाइडेंस प्रोग्राम ज्वाइन किया था। और फिर दोस्तों से, भैया भाभी हैं, इन सब से अपना मॉक इंटरव्यू काफ़ी मैंने ऑफलाइन, तो इस बार ऑफलाइन कहीं नहीं दिए, लेकिन मैंने ऑनलाइन काफ़ी डिस्कस किया है, आधा आधा घंटा, तीन तीन चार चार बार। जैसे सुबह दो दो बार सुबह किया आधा आधा घंटे का, शाम को 2 बार किया, तो ऐसे बहुत ज़्यादा किया है, पर ऑफलाइन नहीं। पर ये है कि ऑनलाइन अपने दोस्त हैं, जैसे जैसे ये जो अभी यूट्यूब है, इनसे हमें पता चल जाता था कि आयोग में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उन्हीं के जो एक मॉक क्वेश्चन के टाइप से मेरे बैकग्राउंड से रिलेटेड, वो सब मैं बना के, मैं नहीं मतलब फ्रेंड थे वो बना के अपना तैयार रखते थे, फिर वही अपना रिपीट करना कैसे बोलना है, वो सब। तो ये प्रैक्टिस बहुत की थी इस बार। तो जब पहली बार आप इंटरव्यू देने गई थी तो उस समय आपको घबराहट होती थी, मतलब हेजिटेशन था, उसके बाद आपने उस घबराहट को कैसे दूर किया कि नहीं जाना है अच्छे से, हमारे अंदर जो मतलब अच्छी चीजें जो हमें आता है उसको हमें उनके सामने बताना है, जो भी उधर से क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ, यही सभी चीज़ें जो मैंने प्रैक्टिस की थी, एक दिन में मैंने 4-4 मूव तो दिए हैं, मूव प्रैक्टिस की हैं, लेकिन वो ऑफ वैसा नहीं, अपने घर पे अपने दोस्तों के साथ। तो इन सब चीज़ों से वो चीज़ें जो थी, मेरी हेजिटेशन, बोलने का डर, ये सब चीज़ें वहाँ उससे निकल गई। और मैम हम जानना चाहेंगे कि आपकी तैयारी कैसे रही, जैसे आप अपनी तैयारी कैसे करती थी, सेल्फ स्टडी से की या कहीं कोचिंग वगैरह जाके तैयारी की? मैं घर पे रहकर ये पूरी तैयारी की है, मैंने ऑफलाइन कोई कोचिंग जॉइन नहीं की, ना आगरा में भी नहीं और बाहर भी कहीं नहीं गई, अपने घर पे ऑनलाइन माध्यम से की थी कोचिंग। ऑनलाइन कहाँ से आप प्रिपेयर करें? ऑनलाइन मैंने अनअकैडमी से यूपीपीसीएस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया था। वहाँ पर जो सर हैं, उनसे ही मैंने अपनी पूरी गाइडेंस ली थी, क्योंकि सर इस तैयारी में एक गाइडेंस का होना बहुत ज़रूरी है, वही हमें ऑफलाइन कोचिंग प्रोवाइड कराती है। कई लोग ऐसे भी होते हैं कैंडिडेट, जो कहीं भी कोचिंग नहीं करते, लेकिन उनके घर में सेलेक्टेड होते हैं, तो वो उन्हें गाइड करते हैं। तो वही तो मुझे एक मार्गदर्शन का काम मेरे सर ने किया, तो जो वो बताते थे कि जैसा बताते, उसी के अकॉर्डिंग फिर मैं अपना और और बेहतर कितना कर सकती हूँ, तो ये सब करती थी। अच्छा मैम, जैसे बहुत सारे छात्र होते हैं उनको ऑनलाइन पढ़ने में दिक्कत होती है, वो कहते हैं कि ऑनलाइन फ़ोन के सामने बैठ के पढ़ना, तो ऐसा मतलब आपके साथ कुछ ऐसा नहीं होता था कि ऑनलाइन तैयारी करना? बहुत सारे बच्चे दिल्ली जा रहे हैं, प्रयागराज जा रहे हैं, या फिर बाहर बड़े शहरों में जा रहे हैं, हम घर गांव में रहकर वो भी ऑनलाइन से किस तरीके अपने आप को मतलब विश्वास दिलाती थी कि नहीं ऑनलाइन जो पढ़ रहे हैं हम वो अच्छा कर रहे हैं? हाँ, ये था एक, क्योंकि मेरे पास जब ऐसा होता है कि हमें पता है कि हमारे पास यही चीज़ है, और हमें उसी और मुझे था जो मेरे पास है अवेलेबल, मुझे उसी में करना है। तो इस वजह से ऑनलाइन का तो इतना मतलब और मुझे तो अच्छा था, क्योंकि हमारा बाहर का आना-जाना बच जाता है। घर पे रह के हम रहते हैं, तो एक हमें अच्छा एनवायरनमेंट भी मिलता है। ये सब तो मुझे, इन सब चीज़ों को मैंने अपने पॉजिटिव उसमें यूज़ किया। हाँ, तो यही है। तो और जो डिस्ट्रैक्शन है, उसमें तो मैं सोशल मीडिया यूज़ नहीं करती थी। बस यूट्यूब का भी अपना जो जो संबंधित न्यूज़ हैं इस एग्ज़ाम से, बस वही आती थी, जो अगर इससे आ रही हैं, और तो मैं उनको जो वो अपना नॉन नॉन रिकमेंड कर देते हैं, उसको अपने वो हट जाते थे। तो जो भी दिखे हर जगह बस यही दिखे, वो वाला मैंने कर रखा था। तो इस सब चीज़ों से मैं तैयारी कर पाई अपनी। मैम प्री के लिए आपकी खास क्या रणनीति रहती थी, क्या आप प्री के लिए क्या तैयारी करती थी? प्री के लिए जो मैं नोट्स बनाए थे, जैसे जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वही इकट्ठा पढ़ना पड़ता है, प्री मेंस का अलग अलग नहीं। तो उसके लिए जो भी फैक्ट से रिलेटेड चीज़ें होती थी, वो मैं अपना अलग कॉपी बना रखी थी मैंने अपनी हर सब्जेक्ट की, वहाँ नोट कर लेती थी, और उन्हीं को बस बार बार रिवाइज करना, और अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन घटना चक्र में दिए होते हैं, हर हर सब्जेक्ट की अलग पूर्वालोकन आती है, वहाँ से करना। और सी सेट के लिए भी अपना संडे बाई संडे अपना सी सेट का एक जो क्वेश्चन जो कराया है आयोग ने, वो लगा लेना। और करंट अफेयर का पोर्शन या फिर जो यूपी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्री में, उसके लिए क्या करती थी? यूपी से रिलेटेड एक तो यूपी स्पेशल की बुक आती है, जिस परीक्षा वाणी, वो तो वो उससे अपना फैक्चुअल वाला कंप्लीट हो जाता है। और जो जो वो है करंट अफेयर, वो घटना चक्र की मैगजीन में ही वो कवर कर देते हैं, यूपी से जो रिलेटेड चीज़ें। लास्ट में चीजें हाँ हैं। हाँ, तो वो उसी में कवर कर देते हैं, उसी से प्रीलिम्स के लिए वही फॉलो की थी। और मेंस के लिए अपना डेली का डेली जो करते हैं हम, द हिंदू से योजना है, और जो मेरा तो क्योंकि यूपी से है, तो एक लोकल न्यूज़पेपर भी हमें फॉलो करना पड़ता है, तो वो किया था। क्या पढ़ती थी लोकल न्यूज़पेपर में? मेरे घर तो हिंदुस्तान आता था, वही पढ़ती थी, पर जहाँ भी जो भी है वो सब चीज़ें कवर होती हैं लोकल न्यूज़पेपर में। तो मेंस के लिए क्या खास रणनीति आपकी रहती थी, कैसे आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह की? आंसर राइटिंग में ये है कि अपना
एक तो जो हमारे नोट्स हैं, हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाने पड़ते हैं। और मैंने जैसा कई बार मैंने जब देखती थी यूट्यूब पे चीज़ों को, तो कभी ये कहते हैं कि पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, पता नहीं कहाँ से आएंगे। तो ऐसा नहीं है। जो सिलेबस से बाहर मैंने जो 2018 से जो पेपर एनालिसिस किए, तो मुझे सिलेबस से बाहर कोई मिला ही नहीं क्वेश्चन, ज़्यादातर वो सब उसी में कवर हो जाता है। तो सबसे पहले हमें मेंस के अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बिल्कुल नोट्स बनाने हैं, और उन्हें डायनामिक पार्ट भी उसमें डेली का डेली ऐड करते रहना है न्यूज़पेपर के माध्यम से। और मैंने कई बार वो भी राज्यसभा टीवी के पर जो प्रोग्राम आता है वो भी देखती थी, जो संबंधित होता था टॉपिक से, सिलेबस से संबंधित वो। और इन सब माध्यम से अपना नोट्स कंप्लीट किए। और फिर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कई इस बार बहुत की थी। जैसे मैं 7 मिनट में टाइमर लगा के अपना आंसर लिखती थी, और एक दिन में कभी 3 पेपर लिख लिए, और कभी 2 लिखे, कभी 10 ही लिखे, ऐसे डेली का लिखना था। और उनको और अच्छी तरीके से और मॉडिफाई करना अपने आंसर को, इंट्रो, बॉडी का पार्ट, बुलेट पॉइंट में अपना लिखना है ये, और कौन सा डायग्राम सूट होगा उस जगह, ये भी है। ये नहीं कि बस अपना मन से कुछ भी बना दिया, सुटेबल होना चाहिए उस क्वेश्चन पर। ये है मैप कहाँ बनाना है, कितना बनाना है, किस साइज में बनाना है। कभी कभी हम पूरा मैप ही बना देते हैं, तो वो नहीं, एक कॉर्नर में अपना बनाइए, उसको ब्रैकेट करिए और वहाँ पे फिर डालिए फिगर, ये इससे संबंधित है, ये सब चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने की थी इस बार आंसर आंसर राइट मेंस के लिए। और इंटरव्यू की प्रैक्टिस में फिर मेंस के बाद से फिर अपनी मॉक प्रैक्टिस करती थी, मिरर के सामने खड़े होकर बोलना घर पे सबको, दोस्तों से। तो ये सब चीज़ें की, तो वही सब चीज़ों से रैंक मिली। मैम जैसे कि हम बुक्स के बारे में जानना चाहेंगे कि आप कौन कौन सी स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करती थी। शुरुआत में आपने एनसीईआरटी पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, और बुक्स आपने पेपर वाइज मेंस की बात करें तो कौन सी पढ़ती थी। जीएस के पेपर के लिए तो कोई एक ऐसी बुक है नहीं, वो उसके तो हमें बनानी पड़ेंगी नोट्स, अपने हैंड रिटन नोट्स बनानी पड़ेंगे। एक तो लक्ष्मीकांत की बुक इंडियन पॉलिटी की है, वो पढ़ी थी। और एनसीईआरटी पढ़ी थी मैंने, हिस्ट्री की पढ़ी थी, ज्योग्राफी की, और साइंस की पढ़ी थी वो। और एक जीसी लियोंग भी पढ़ी थी मैंने, जो उसकी आती है हिस्ट्री की। और एथिक्स यू वगैरह के लिए, इकोनॉमी के लिए। इकोनॉमी के लिए मैंने नोट्स वो क्लास से किया था, जब मैं क्लास करती थी वहाँ से मेरा कवर हो गया था। उसमें ये थी क्योंकि मुझे इकोनॉमी समझ नहीं आती थी बिल्कुल भी, तो मैंने बुक से पढ़ना उसे नहीं किया, वो सर पे जैसे उन्होंने पढ़ाया वैसा ही वो उतना प्रीलिम्स के लिए था सफिशिएंट। तो और घटना चक्र में भी आते हैं क्वेश्चन कभी कभी, तो घटना चक्र तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी तो वहाँ से सेम क्वेश्चन ही अपने रिपीट हो जाते हैं। तो यही सब चीज़ें की थी। और एथिक्स के लिए क्या पढ़ते थे। एथिक्स के लिए मैंने नोट्स बनाए थे, जो भी हैं सिलेबस में, कीवर्ड के हिसाब से ये डाल के इंटरनेट और इन सब के माध्यम से। और मैम यहाँ पर हिंदी का पार्ट होता है और एससी का पार्ट होता है, उसको आपने कैसे किया था। और एक बात बताऊंगी, एथिक्स के लिए भी उसमें भी करंट अफेयर का काफ़ी वो रहता है। तो जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो कभी किसी ने अच्छा काम किया ये, तो वो भी वो मैं करती थी, उसकी भी अलग कॉपी थी। मेंस के लिए अपना 4 कॉपी बना रखी थी करंट अफेयर के लिए, उसी में जिस जिस टॉपिक से संबंधित थी, तो वहाँ पर वो डाला अपना, और वो सब चीज़ें इससे संबंधित करंट अफेयर ऐड कर दी। अपनी डाटा की भी अलग कॉपी, और अपनी स्कीम्स की भी, इसकी यूपी गवर्नमेंट की और केंद्र सरकार की, इन सब की ये सब स्कीमें थी। और अभी और हिंदी के लिए और एसए के लिए क्या मतलब बुक्स वगैरह आपने फॉलो की। हिंदी के लिए मैंने पृथ्वीनाथ पांडे की बुक पढ़ी थी। उसमें अपना जो लेटर वाला पार्ट है वो वहाँ से कंप्लीट किया, और उसको थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए जो सरकार अपनी जारी करती है सरकारी पत्र, ये परिपत्र, वो सब देख लेती थी कैसे वो लिखते हैं। और जब हमें एक लिखने का भी आता है क्वेश्चन इसमें हिंदी में, और ग्रामर वाला पार्ट उसी से पूरा किया था। और एसए के लिए मतलब क्या चीज़ें करती थी, क्या खास रणनीति उसकी रहती थी। ऐसे के लिए तो वैसे कोई बुक नहीं पढ़ी मैंने, जब हम जीएस का सिलेबस तैयार करते हैं उसी में हमारा ऐसे भी कंप्लीट हो जाता है। तो अलग ये था कि मैंने अपना ऐसे हिंदी में लिखा था, तो कोट्स अपने किए थे। जैसे एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, तो एनवायरनमेंट में वाटर है, तो वाटर से वो रहीम जी का रहीमन पानी राखिए, वो मतलब ऐसे अपने। तो कोर्स आप वगैरह कहाँ ढूंढती थी। वो सब इंटरनेट से ढूंढती थी। तो जैसे वो सब मिल जाता है, जैसे जो भी ऐसे में हमारे दिया हुए हैं 3 सेक्शन, उनके अकॉर्डिंग हमें कहाँ से कैसे, एनवायरनमेंट है तो एनवायरनमेंट पर कोट्स आ जाएंगे, तो वो सब इंटरनेट से मिल जाता था, गूगल से। तो वहाँ से किया, और अपना अंडरलाइन और ये सब कोट्स मैंने इस बार ब्लैक पेन से लिखे थे। हाईलाइट हाँ, करने के लिए। हाईलाइट करने के लिए। तो ये सब। मैम, जैसे कि आप गांव से रहती थी तो मतलब क्या परेशानियां आपको यहाँ गांव में रहकर पढ़ाई करने में हुई, क्योंकि गांव में आप रह के तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं एक फैमिली प्रेशर होता है,
आसपास जो समाज का दबाव होता है, तो कैसे आपने उसको हैंडल किया? दबाव तो होता है, पर ये था कि जो भी वो फैमिली मुझ तक नहीं आने देती थी। वो जो भी गाँव के लोग कुछ भी कहते थे, तो वो पापा से या भाई से कह रहे हैं, तो वो मुझे आके ऐसा डायरेक्टली नहीं बताते थे। कभी मुझे इतना वो नहीं हुआ। और जो भी गाँव में रहकर पढ़ना, एक उस बुक की थी, तो मुझे आगरा जाना पड़ता था। और कभी-कभी जैसे मैं एक बात बताऊँ, तो जो हम मेंस की आंसर राइटिंग करते हैं, तो हमें वो शीट चाहिए, आंसर राइटिंग की शीट चाहिए होती है। तो वो आगरा में नहीं मिलती थी, तो वो मुझे ऑनलाइन मँगानी पड़ती थी। और यहाँ पर डिलीवरी भी नहीं होती थी। पर मेरे यहाँ ताऊ जी हैं, वो आगरा रहते हैं, तो उनके घर भी मेरा जो भी मैं बुक्स जितनी भी मँगाई हैं, काफ़ी बुक्स मैंने ऑनलाइन मँगाई, वो सब उन्हीं के यहाँ पर आती थी। फिर वो उनसे मैं कहती थी कि तो बुक लेकर आ जाइए, तो वो फिर यहाँ से देते थे। और जो आंसर राइटिंग करते हैं, तो उसके लिए भी वो जो हम करते हैं, मार्जिन होता है दोनों साइड, तो वो भी यहाँ पर नहीं मिलता था मटेरियल। तो उसके लिए तो मैंने ए4 शीट ले ली थी। और जो हमारी कभी ब्लैंक पेपर की, वाइट पेपर की अपनी कॉपीज भी आती हैं, तो उनमें पहले अपना जो मार्जिन, तो मार्जिन मैं नहीं करती थी, अपने भाई को या बहन है जो भी, उनको पकड़ा देती थी कि इनमें स्केल से मार्जिन करो, तो फिर मैं अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगी। ये था। और ऑनलाइन भी मंगा लेती थी। अच्छा मैम, पेन का भी कुछ इशू रहता है कि इस पेन से लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छा राइटिंग बनता है या फिर अच्छे नंबर मिलते हैं? हाँ, पेन पेन ये है कि अपना मतलब रुकना नहीं चाहिए, काफ़ी स्मूथली चलना चाहिए। तो मैंने तो V7 किया था। और ये भी है, कोई भी अपना ऐसा ही लिख करो कि वो स्मूथली चलना चाहिए, वह रुकना नहीं चाहिए पेन। मैम, पढ़ाई करते हैं तो कई बार डिमोटिवेशन का फेज आता है, तो आपके साथ आया तो आपने उसको कैसे हैंडल किया, किस तरीके से? डिमोटिवेशन तो आता है, कई बार लगता है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। मैं तो कभी कभी, मुझे इतना ज़्यादा डिमोटिवेशन फील होता था कि मैं तो अपनी जो टेबल थी उस पर बस सिर रख के बस बैठ जाती थी। ऐसा था। पर यह है कि फैमिली का सपोर्ट था, भाई का कॉल आता, भाई को कॉल लगा लिया। और अपने फ्रेंड हैं उनको कॉल लगा लिया। मम्मी को पता चल जाता था कि इसको मतलब इसको कुछ दिक्कत है, तो वो कहती हैं परेशान मत हो बेटा, हो जाएगा, मेहनत करती रहे। मुझे मम्मी कहती थी मुझे विश्वास है तेरा तेरा सिलेक्शन जरूर होगा, तू इतनी मेहनत कर रही है, हाँ तो तू रुकेगी तो नहीं। तो यही सब चीज़ें अंदर से मोटिवेट करती थी। यही और सब जब था। आपका रिजल्ट आया, रैंक फर्स्ट आया, तो आपके मम्मी पापा घर वालों का या फिर आपके आसपास गांव वालों का क्या रिएक्शन था? मम्मी तो काफ़ी खुश थी, रोने लगी थी। और पापा भी काफ़ी खुश थे, गांव वालों की बहुत ज़्यादा खुशी थी, एकदम से सभी लोग बधाइयाँ देने लगे थे। काफ़ी काफ़ी खुश थे। अब हमारे साथ बहुत सारे छात्र जुड़े हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं 2023-24 के लिए, या फिर आगे भी अपना प्लानिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए आपका कोई सजेशन या सुझाव रहेगा? जो अभी प्रीलिम्स आने वाला है, उसके लिए तो आपने जो भी अभी तक नोट्स तैयार किए होंगे, तो उन्हीं को बार बार रिवाइज करना है। और एमसीक्यूज लगाने हैं। और मूक टेस्ट देने हैं। ये है। और मोटिवेट रहना है। अपने 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 उद्देश्य को देखिए, हमने इस तैयारी को क्यों आना चाहते थे, वो ध्यान में रखिए। अपनी परिवार की परिस्थितियों को ध्यान में रखिए, यही सबसे ज़्यादा हमें मोटिवेट करती हैं। और यही सब है। धैर्य रखिए, धैर्य तो इस तैयारी में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अपने ऊपर विश्वास रखिए। कई बार हम विश्वास नहीं रख पाते हैं, जैसे हम कई बार कई बुक्स पढ़ लेते हैं, तो विश्वास रखिए कि हम जो पढ़ रहे हैं वही ठीक है। उसको थोड़ा मतलब अपने ये है, अंदर से आना चाहिए कि ठीक है। और अपने जो भी हमें पढ़ा रहे हैं, चाहे वो कोचिंग से पढ़ रहे हो, चाहे वो सेल्फ स्टडी से कर रहे हो, विश्वास रखिए अपनी चीज़ों पर। तो बस यही सब है। ओके, थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत ही कीमती समय दिया, और भविष्य के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। तो दोस्तों, आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा, आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताना। यदि आप लोग का कोई सजेशन या सुझाव होता है तो भी आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।